Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of execution of decree. Now, let's begin with the topic. Section 51 and 54 deals with the execution of decree, as well as Order 21 having a various provisions relating to execution of a decree under CPC. Students, after passing a decree or after the decree is passed, the decree holder needs to apply for its execution. ऐसा नहीं होता है कि डिग्री पास हो गई और आप सेटिस्फैक्टरली बैठ गए कि आप जीत गए। आपको जो जीती हुई डिग्री है उसके फ्रूट्स पाने के लिए उसको एंजॉय करने के लिए क्या करना है, एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना है। एग्जीक्यूशन में बी अगेंस्ट द पर्सन ऑफ अ जजमेंट डेटर और अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी और अगेंस्ट बोथ। यानी आप ये जो एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे ये जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में फाइल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में फाइल करेंगे, या फिर जजमेंट डेटर एंड उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, यानी दोनों के अगेंस्ट में आप इस एग्जीक्यूशन को फाइल करेंगे। अब इम्पोर्टेंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब क्या होता है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो भी कोर्ट ने डिक्री पास की है उसको एनफोर्स करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम डिक्री को इफेक्चुएट करते हैं, इफेक्ट में लाते हैं। विदाउट एग्जीक्यूशन डिक्री होल्डर जो है वो इफेक्टिवली एंजॉय नहीं कर सकता है आउटकम ऑफ द सूट्स रिजल्ट। जो भी सूट का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट उसके फेवर में है, उस फेवर्ड डिक्री के आउटकम को एंजॉय करने के लिए डिक्री होल्डर जो है उसको एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये पर्पस बेसिकली डिक्री होल्डर को उसकी डिक्री को फ्रूटफुली एंजॉय करने में मदद करता है। नाउ सेक्शन 51 क्या बोलता है, पावर है कोर्ट को टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। अब कोर्ट को पावर तो है कि वो एग्जीक्यूशन को एनफोर्स करे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्लाई करना है। तो अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो डिक्री होल्डर अप्लाई कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिक्री होल्डर इफ द डिक्री होल्डर इज डेड, या फिर एनी पर्सन जो भी डिक्री होल्डर के अंडर क्लेम कर रहा है, या फिर द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री होल्डर, या फिर वन और मोर ऑफ द जॉइंट होल्डर ऑफ द डिक्री। ये लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। नाउ किन किन तरीकों से डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट की जा सकती है, तो मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 5 तरीके हैं जिनके द्वारा डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। सबसे पहला है बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, सेकंड बाय अटैचमेंट एंड द सेल और बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी को अटैच करा के सेल करा सकते हैं, या फिर इवन बिना अटैचमेंट के भी हम प्रॉपर्टी को सेल करके डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन प्रिजन। हम अरेस्ट कर देंगे, डिटेन कर देंगे जजमेंट डेटर को प्रिजन में, या फिर हम रिसीवर अपॉइंट करके भी डिक्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर जो कोई भी मैनर में, जिस मैनर में या जिस नेचर में हम बेसिकली रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, उस रिलीफ को देने के लिए कोर्ट अलग अलग मैनर से डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको मदद कर सकता है, और उस अदर मैनर में हम डिक्री को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब बेसिकली जो चॉइस होता है कि कौन से मोड को ऑप्ट करना है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन से तरीके को अपनाना है, जो 5 हमने इसके पहले तरीके देखे उनमें से कौन से तरीके को अपनाना है, दिस चॉइस इज विद द डिक्री होल्डर। लेकिन वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को छोड़ के किसी भी दूसरे मोड को अपना सकता है। कोर्ट अपॉइंट करता है रिसीवर को केवल तब जब कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि डिक्री जिसे रियलाइज करना है उसको रीजनेबल टाइम के अंदर करना है फ्रॉम द अटैच्ड प्रॉपर्टी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर दोनों के ही इंटरेस्ट को मेंटेन करने वाला होगा, दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसी सूरत में ही कोर्ट क्या करेगा, रिसीवर अपॉइंट करेगा। सो अपॉइंटिंग रिसीवर एक तरीके से डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट अपॉइंट कर भी सकता है, नहीं भी अपॉइंट कर सकता है, और यही एक वजह है कि डिक्री होल्डर जो है वो सिवाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के कोई भी दूसरा अदर मोड एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। लेकिन so far as the appointment of receiver is concerned, decree holder cannot claim it as a matter of right, it is solely discretion of the court। इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ऐसा बोला है कि सिवाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के और कोई भी अदर दूसरा मोड डिक्री होल्डर ऑप्ट कर सकता है।
नाउ सबसे पहले अगर हम देखें तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी में रूल 31, रूल 35 एंड रूल 36 का जिक्र किया गया है। इसका ये मतलब होता है कि हम हैंड ओवर कर दें प्रॉपर्टी का पोजीशन सामने वाले को, है ना। अब डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के द्वारा, देन बाय सीज करके, बाय डिटेन करके, एक्चुअली सिविल प्रिजन में जजमेंट डेटर को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, या फिर डिटेंशन करके या अटैच करके, या फिर डिटेंशन एंड अटैच करके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंड ओवर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। और इस तरीके से देखा जाए तो हम मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी उसको या उससे रिलेटेड डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। नेक्स्ट इज हम अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सीज किया जा सकता है प्रॉपर्टी को लीगल अथॉरिटी के द्वारा, और इस तरीके से लॉ के अंतर्गत हम वो प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेंगे। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट इज कि हम अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि हम बिना अटैचमेंट के भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के है, अगर उसको हम अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट में बी दी आउटकम की वो खराब हो जाए गुड्स, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इवन उसको डायरेक्टली विदाउट अटैचमेंट भी हम सेल कर देते हैं, और अगर हमने ऐसा सेल कंडक्ट किया तो वो भी वैलिड कहलाया जाएगा। इस तरीके से हम एक तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड सूट में जो डिक्री पास हुई है उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन प्रिजन। तो जो डिक्री है उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है जजमेंट डेटर को प्रिजन में डाल के, उसको अरेस्ट करके या डिटेन करके। तो पर्पस जो है वो बेसिकली डिक्री होल्डर को डिक्री के फ्रूट्स देना है। इसमें जजमेंट डेटर को अरेस्ट करके या डिटेन करके पनिश करना पर्पस नहीं है। इंपॉर्टेंट इज जब हम डिक्री होल्डर को दे रहे थे तब देयर इज अ hurdle created by the judgment debtor, या फिर he is about to create a hurdle in execution of decree, and for that particular purpose हमने उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया या डिटेन कर दिया। तो देखा जाए तो डिक्री होल्डर अपनी डिक्री को रियलाइज कर सके, और इसी वजह से हम जजमेंट डेटर को पनिश कर दे, हम जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में डाल देते हैं। इसमें जजमेंट डेटर को पनिश करने का पर्पस हमारा नहीं होता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का मतलब क्या होता है, तो इसके पहले हमने प्रोविजन पढ़ा था, इसके पहले हमने ऑलरेडी एक लेक्चर क्लियर किया है, कवर किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, विच डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। एंड रिसीवर जो है ये अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट होता है कि ये रिसीवर क्या करेगा, अपने पास में प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखेगा, मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। और ये जो रिसीवर है ये कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको अपॉइंट करना नहीं करना ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन होता है। अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही किया जा सकता है, और उसके लिए केस काफी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है ये हमेशा दोनों की पार्टीज के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तभी जाके हम अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के द्वारा डिक्री जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Next is in such other manner as the nature or relief granted may require। तो ये हमारा पांचवा मोड है जिसके द्वारा हम डिक्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस क्लॉज के अंदर कोर्ट जो है उसको एम्पल जुरिस्डिक्शन है कि वो बहुत सारे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को इवॉल्व कर सकता है, ऐसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो कि सूटेबल हैं टू द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करना है डिक्री को एज इट इज, ठीक है। वो किसी भी तरीके का उसमें ना अल्टरेशन कर सकता है ना डिलीट कर सकता है, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है डिक्री की उनमें किसी तरीके का अल्टरेशन या डिलीशन ना करते हुए एज इट इज उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्री को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ पार्टीशन ऑफ ए स्टेट और ए सेपरेशन ऑफ शेयर, इस भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कलेक्टर जो है वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन करेगा, उसमें हर एक का इंडिविजुअल शेयर सेपरेट करेगा, किसमें से, अनडिवाइडेड स्टेट में से, एंड इस तरीके से अनडिवाइडेड स्टेट में से सबका अपना शेयर इंडिविजुअल करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस तरीके से देखा जाए तो डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा डिक्री को एज इट इज, वो इसमें किसी तरीके का एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिक्री। नेक्स्ट,
क्रॉस डिक्रीज। अब दो डिक्रीज जो है ये हमेशा क्रॉस डिक्रीज कहलाई जाती हैं केवल तब जब व्हेन दे आर पास्ड बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में पास हुई है लेकिन सेपरेट सूट्स हैं, यानी दोनों भी पार्टीज सेम हैं बट सूट कितने हैं, दो हैं। एक सूट एक पार्टी के फेवर में है और दूसरा सूट दूसरी पार्टी के फेवर में है। When a decree holder in one decree becomes a judgmentator in the another decree, इस तरीके की डिक्री क्रॉस डिक्रीज कहलाई जाती है। नेक्स्ट इज क्रॉस डिक्रीज को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है। पहले तो दो डिक्रीज होना जरूरी है, पेमेंट ऑफ मनी होना जरूरी है, डिफरेंट सूट्स होना जरूरी है बट सेम पार्टीज होना जरूरी है। एक डिक्री जो है वो एक पार्टी के फेवर में होना जरूरी है और दूसरे के अगेंस्ट में होना जरूरी है। जिस तरीके से एक सूट में एक पर्सन डिक्री होल्डर होता है वो दूसरे सूट में जजमेंटेटर बनता है। यदि ये सिचुएशन है तभी जाके हम क्रॉस डिक्रीज की प्रोविजन को वहां पे अप्लाई करेंगे। नाउ क्रॉस डिक्रीज मानो पास हो गया, तो अब ये क्रॉस डिक्रीज का सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, यानी इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो अगर दोनों भी डिक्रीज जो है वो इक्वल सम इन्वॉल्व है उसमें, यानी दो सूट्स थे, दोनों में सेपरेट सेपरेट डिक्रीज पास हुई है पर वो सेपरेट सेपरेट डिक्रीज में इक्वल सम है, पार्टीज कैसी हैं, सेम है। तो ऐसे वक्त में नो पेमेंट शेल बी नेसेसरी, यानी जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है दोनों की डिक्रीज में क्योंकि वो इक्वल है तो ऐसा माना जाएगा कि डिक्री शेल स्टैंड फुल्ली सेटिस्फाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड नो पेमेंट शेल बी मेड नेसेसरी, या पेमेंट ऑफ मनी वुड नॉट बी नेसेसरी हियर। नेक्स्ट, इफ द टू डिक्रीज आर नॉट ऑफ इक्वल सम, लेकिन यदि दोनों की डिग्री इक्वल सम की नहीं है, तो वेयर द डिग्री आर ऑफ अनइक्वल अमाउंट then the decree for smaller amount shall stand fully satisfied against a decree for the greater sum, यानी कि जो डिक्री स्मॉलर अमाउंट की है ऐसा माना जाएगा कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई है अगेंस्ट द डिग्री ऑफ ग्रेटर सम। तो जो होल्डर रहेगा लेसर अमाउंट का वो अमाउंट बेसिकली देखा जाए तो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो होल्डर है लेसर अमाउंट का उसको भले ही वो मैटर जीत गया है बट उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी। The decree of the larger amount shall also stand partly satisfied and may be executed only for the balance. तो जितना भी अमाउंट बैलेंस रह गया है उतने ही अमाउंट के लिए मैटर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। Execution shall be allowed only under the decree of a greater amount to the extent of the difference of sum between the two decrees. Now applicability of cross decrees, applicability of cross decrees यानी कब cross decrees के प्रोविजन को अप्लाई किया जाएगा। तो as we have already seen दोनों भी मनी डिक्री होनी चाहिए, दोनों सेपरेट सूट में पास होनी चाहिए, दोनों भी सेम पार्टीज के बीच में पास होनी चाहिए और एक सूट में जो डिक्री होल्डर है वो दूसरे सूट में जजमेंटेटर होना चाहिए। हर एक पार्टी जो है वो दोनों भी कैरेक्टर को फुलफिल करना चाहिए, कहने का मतलब है डिक्री होल्डर और जजमेंटेटर दोनों भी कैरेक्टर को फुलफिल करना चाहिए दोनों भी सूट्स में। और द सम जो ड्यू है, जो अमाउंट ड्यू है डिक्री में वो डेफिनेट होना चाहिए। दोनों भी डिक्रीज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन बाय द सेम कोर्ट एट द सेम टाइम होना चाहिए एंड एप्लीकेशन किया जाना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री बाय द रिस्पेक्टिव डिक्री होल्डर्स। जब ये प्रोविजन वहां पे एग्जिस्ट करेंगे तब हम बोलेंगे कि वहां पे क्रॉस डिक्रीज के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज कम टू क्रॉस क्लेम्स अंडर द सेम डिक्री, यानी डिक्री एक है बट क्लेम्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो क्रॉस क्लेम्स आर द क्लेम ऑफ टू पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर इन द सेम डिक्री। When in the same degree, जब एक डिग्री में एक पार्टी का क्लेम होता है अगेंस्ट द अदर एंड द अदर पार्टी हैज अ क्लेम्स अगेंस्ट द फॉर्मर। तो कहने का मतलब है एक तरीके से सिचुएशन पकड़ के चलो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की, देन इन दैट केस इसमें जो डिग्री पास होगी उसे हम क्रॉस क्लेम्स कहेंगे। नाउ कंडीशंस ऑफ क्रॉस क्लेम्स, दो क्लेम होने चाहिए, दोनों भी क्लेम जो है वो फॉर पेमेंट ऑफ मनी होने चाहिए। बोथ द क्लेम्स मस्ट बी बिटवीन द कॉन्टेस्टिंग पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर एंड बोथ द क्लेम्स मस्ट हैव बीन अलाउड इन द सेम डिक्री। तब जाके हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्रॉस क्लेम्स के लिए कंडीशंस सुटेबल है। नेक्स्ट इज इस तरीके के क्रॉस क्लेम्स जब होते हैं तो इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा या सेटिस्फेक्शन कैसे होगा ऑफ द क्रॉस क्लेम्स। तो अगर अमाउंट ऑफ क्रॉस क्लेम्स आर इक्वल है
तो डेफिनेटली इसके पहले जैसा हमने देखा दोनों की पार्टीज एक दूसरे को कोई पेमेंट नहीं देगी। लेकिन यदि मान लीजिए क्रॉस क्लेम्स इक्वल नहीं है, इक्वल अमाउंट के नहीं है, तो स्मॉलर सम जो है वो ऐसा माना जाएगा कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया है और पार्टी एंटाइटल्ड टू इट, वो अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती डिक्री। लेकिन एंड साथ ही साथ जो लार्जर सम है वो स्टैंड पार्टली सेटिस्फाइड टू द एक्सटेंट ऑफ द स्मॉलर सम। तो कहने का मतलब है स्मॉलर सम को छोड़ के जो भी रेस्ट ऑफ दी बचा हुआ अमाउंट है उस अमाउंट के लिए एग्जीक्यूशन किया जाएगा। जो स्मॉलर अमाउंट है वो एक तरीके से मर्ज हो गया है लार्ज अमाउंट में, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रॉस क्लेम्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रॉस क्लेम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होना जरूरी है। सबसे पहले दोनों भी क्लेम्स जो है वो क्रॉस क्लेम्स होते हैं। They are for recovery of money by contesting parties against each other and have been allowed in the same degree. Same degree में दोनों भी same parties के बीच में permissible होना चाहिए, allowed होना चाहिए, but claims दो होंगे। जो भी सम ड्यू है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए डिक्री में। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो किया जाना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। नाउ नेक्स्ट मोड इज द पेमेंट ऑफ मनी। पेमेंट ऑफ मनी करके भी हम डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो डिक्रीटल अमाउंट है उसको पे कर दो, या फिर उसको डिपॉजिट कर दो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, या फिर आउट ऑफ द कोर्ट डिक्री होल्डर को पे कर दो एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट को इंटीमेट कर दो, या फिर कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप पेमेंट कर दो, या फिर आप पोस्टल मनी ऑर्डर के द्वारा या बैंक के द्वारा मनी सेंड कर दो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। इस तरीके से आप पेमेंट ऑफ मनी करके क्या कर सकते हैं, डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इफ द डिपेंडेंट विलफुली डिसोबे करता है कोर्ट की डिक्री, कोर्ट ने क्या डिक्री दी है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री दी है, लेकिन यदि डिपेंडेंट जो है वो विलफुली डिसोबे कर रहा है डिक्री को, तो प्लेंटिफ जो है वो अप्लाई कर सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन, और वो एग्जीक्यूशन के अंतर्गत वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी भी अटैच करा सकता है, डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन में भी डिटेन करा सकता है, या फिर दोनों भी चीजें वो एक्सरसाइज कर सकता है। कहने का मतलब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी और डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन भी। नेक्स्ट इज कम टू इंजंक्शन। ये एक और मोड है जिसके द्वारा हम डिक्री को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब आपने टेम्पररी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन दोनों के बारे में पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो परमानेंट इंजंक्शन होता है वो कैसा होता है, जो पार्टी को हमेशा के लिए परमानेंटली रोकने वाला होता है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो पास कर सकता है डिक्री जिसमें कि वो इंजंक्शन देगा अगेंस्ट अ पार्टी टू द सूट। इफ सच अ पार्टी विलफुली डिसोबे, तो डिक्री जो है एनफोर्स किया जा सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सिविल प्रिजन में भेज के, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, या फिर सिविल प्रिजन में भेजने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, इस तरीके से दोनों ही तरीकों से हम एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। Now next is restitution of the conjugal rights। अगर मान लीजिए केस जो है वो restitution for conjugal rights का है, कोर्ट ने इसमें डिक्री दे दी और डायरेक्ट कर दिया स्पाउस को कि आप अपने स्पाउस के साथ में रहे इन वन कंपनी। अब ऐसे में यदि मान लीजिए पर्सन जिसके अगेंस्ट में ये डिक्री पास हुई है वो फिर भी बिल्कुल ही डिसोबे करता है डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, देन इन दैट केस उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके। अब प्रॉपर्टी जिसको कि जो भी बेसिकली पार्टी है जो फॉल्ट में है डिक्री के, उसको सिविल प्रिजन में हम नहीं भेज सकते एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, लेकिन हम इस एनफोर्समेंट इज पॉसिबल ओनली बाय द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बट उसको हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकेंगे, उसको सिविल प्रिजन में नहीं भेजेंगे। अब सिविल प्रिजन में तो नहीं भेज रहे हैं, पर कितने दिनों तक इसकी प्रॉपर्टी अटैच करके रख पाएंगे, तो जब तक कि वो क्या नहीं करता, डिक्री को ओबे नहीं करता, तब तक उसको हम अटैच करके रखेंगे उसकी प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब अगर जजमेंट डेटर नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है ओबे करने के लिए डिक्री, और डिक्री किस बात की है, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सारे पैसे दे दिए, अब आपका काम है मेरे नाम पे रजिस्ट्री लगाना, आप वो नहीं लगा रहे हैं। मैं कोर्ट में गई और मैंने कोर्ट में बोला एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, मैंने प्रेयर किया, कोर्ट के सामने मैंने चीजें सेटिस्फाई कर दी, कोर्ट ने मेरे फेवर में एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की डिक्री पास कर दी। अब ऐसे वक्त में डिपेंडेंट जो है उसको क्या करना है, क्योंकि ही इज नाउ द जजमेंट डेटर, उसको ड्राफ्ट तैयार करना है और मेरे नाम पे रजिस्ट्री लगानी है। बट यदि वो नहीं लगाता है, नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है डिक्री को ओबे करने से, देन इन दैट केस क्या कर सकते हैं, जो डिक्री होल्डर है वो खुद ही ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेगा एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट को दे देगा।
अगर कोर्ट ने मान लीजिए उसमें किसी तरीके का अल्टरेशन दिया तो उस अकॉर्डिंगली अल्टरेशन को करके डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट के ऊपर बेसिकली ड्राफ्ट बनाएगा और इस तरीके से उसको कोर्ट में सबमिट कर देगा और कोर्ट इस तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। Now, next one is the endorsement of a negotiable instrument. Endorsement of negotiable instrument में क्या होता है कि where a decree is for endorsement of negotiable instrument, यानी डिक्री किस चीज के लिए पास हुई है कि भाई आप negotiable instrument को endorse करो और जजमेंट डेटर इसको नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, तो जो डिक्री होल्डर है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है एंडोर्समेंट और डिलीवर कर सकता है कोर्ट। कोर्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी देगा जजमेंट डेटर को और ऑर्डर देगा, या तो वो अप्रूव कर देगा या फिर उसमें कुछ अल्टरेशन बताएगा। डिक्री होल्डर जो है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन जो कोर्ट ने बेसिकली दिए हैं उसके हिसाब से फिर से ड्राफ्ट तैयार करेगा विद सच अल्टरेशन ऑन स्टैम्प पेपर और कोर्ट उसको एंडोर्स करेगा। इस तरीके का जो एंडोर्समेंट होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसको सेम इफेक्ट होंगे जैसा कि मानो पार्टी ने खुद ने उसको एंडोर्स किया हो। नाउ नेक्स्ट इज द डिक्री अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन। अभी तक हमने जितनी भी डिक्री एग्जीक्यूट की वो इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट की। अभी जो हम डिक्री एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो हम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में डिक्री एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच कॉर्पोरेशन हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को और डायरेक्टर्स को हम सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को भी अटैच करना प्लस जो प्रिंसिपल ऑफिसर है या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनको सिविल प्रिजन में डाल के हम इन तरीकों से डिक्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज डिक्री फॉर रेंट एंड मेजने प्रॉफिट अगर हमें मिली है तो इस तरीके की डिक्री जो है इसमें इसमें डायरेक्शन दिए जाते हैं या डायरेक्ट किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है ताकि जो रेंट है या मेजने प्रॉफिट कितना रिसीव हुआ है या कितना रिसीव होता है इसका पूरा डिटेल कोर्ट में देना होता है। अब बिफोर द अमाउंट बिकम ड्यू फ्रॉम द जजमेंट डेटर इज अ सर्टेन सम प्रॉपर्टी मे बी अटैच्ड एज इन केस ऑफ द डिक्री और रिपेमेंट ऑफ द मनी। तो कहने का मतलब है कि इससे पहले कि अमाउंट ड्यू हो जजमेंट डेटर से या सर्टन कर लिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करते हुए, ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अटैच करने से वो जो रेंट है या मेजने प्रॉफिट जो है वो रिकवर किया जा सके। इस तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिक्री अगेंस्ट फर्म। अब यहाँ पे फर्म मीन्स कौन सा फर्म, तो यहाँ पे फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। तो हम पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में भी डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को अटैच करके इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अगेंस्ट दी पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स के अगेंस्ट में कोई डिक्री पास हुई है तो उसको एनफोर्समेंट में लाने के लिए या उसको इफेक्ट में लाने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया जा सकता है। हम चार्ज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्टनर के इंटरेस्ट के ऊपर जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट उसका पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में है। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में उसका कितना शेयर है, उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर हम चार्ज एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है ताकि वो असेस करे कि भाई कितना प्रॉफिट इस पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर में आता है। इस तरीके से डायरेक्ट हम अकाउंट्स कर सकते हैं, इंक्वायरीज बुला सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसके शेयर को या उसके इंटरेस्ट को, एंड अकॉर्डिंगली हम डिक्री फर्म के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now next is attachment of decree. Attachment of decree में क्या होता है? If the decree sought to be attached is for the payment of money. अगर डिक्री को हमको अटैच करना है और डिक्री किस चीज के लिए है? फॉर पेमेंट ऑफ मनी के लिए है या फिर फॉर सेल इन एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज है। तो जो भी कोर्ट इस डिक्री को पास कर रहा है वो ऑर्डर पास करेगा इसकी एग्जीक्यूशन के लिए एंड अकॉर्डिंगली इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज बट वेयर सच डिक्री वॉज पास्ड बाय सम अदर कोर्ट। अगर मान लीजिए ये डिक्री किसी अदर कोर्ट के द्वारा पास की गई है तो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो इशू करेगा नोटिस टू दैट कोर्ट रिक्वेस्ट करते हुए कि स्टे कर दो एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डिक्री जब तक कि कैंसिलेशन ऑफ सच नोटिस नहीं होता। इन द मीन टाइम जो डिक्री होल्डर है या जो जजमेंट डेटर है वो अप्लाई करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अटैच्ड डिक्री। अटैच्ड डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए वो अप्लाई करेंगे। इन दैट केस कोर्ट प्रोसीड करेगा टू एग्जीक्यूट द अटैच्ड डिक्री। नेक्स्ट इज अगर डिक्री जिसको भी हमें अटैच करना है वो किसी दूसरे काइंड की है तो जो भी कोर्ट डिक्री पास कर रहा है वो कोर्ट नोटिस इशू करेगा टू द डिक्री होल्डर जिसमें कि वो डिक्री होल्डर को प्रोहिबिट करेगा फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग इट।
यानी कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने या उस पर चार्ज एक्सरसाइज करने से प्रोहिबिट करेगा। इफ अ डिक्री इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट, लेकिन यदि डिक्री जो है वो किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा पास की गई है, तो नोटिस शेल बी सेंट टू दैट कोर्ट नॉट टू एग्जीक्यूट अ डिक्री अंटिल द कैंसिलेशन ऑफ नोटिस इज पास। तो जब तक कैंसिलेशन ऑफ नोटिस नहीं मिल जाता या नहीं आ जाता, तब तक आप क्या करो, डिक्री को एग्जीक्यूट करने में रोक दो। इस तरीके से कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। Now next is payment of coin or currency notes. अब notes and coins, currency notes and coins ये भी attachable हैं in execution of decree, और ड्यूरिंग द अटैचमेंट कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है किस तरीके के कॉइन्स या नोट्स जो भी पार्ट देयर ऑफ है, इफ दे आर सफिशिएंट, इफ दे आर सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री, देन इन दैट केस उसे हम क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं और ओवर टू द डिक्री होल्डर। So students, I think you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.